हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? भाई ठीक ठाक, कुशल मंगल। बाल बच्चे राजी खुशी। चलो जी, हमने अभी तक एक ही लेक्चर लिया था और उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट आपका सिलेबस क्या है ये समझा था। फिर हमने देखा था कि एक्ट कोई कैसे बनाया जाता है, कोई एक्ट कैसे बनाया जाता है ये हमने समझा था। फिर लॉ के डिफरेंट सोर्सेस क्या होते हैं ये हम लोगों ने समझा था। सेक्शन कैसे पढ़े जाते हैं, उसके बाद केस लॉ को कैसे देखा जाता है, प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, ये सब चीजें अपन लोगों ने समझ ली थी। आज हम बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करें। चलो जी, आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नाम है जिसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और इसे इंडियन क्यों कहा गया? भाई 1872 के अंदर क्या भारत आजाद हो चुका था क्या? 1872 में क्या भारत आजाद हो चुका था? नहीं हुआ था। और जब नहीं हुआ था तो फिर हम इसे इंडियन क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो पहला सवाल, ये इंडियन क्यों है? आइए देखते हैं। आजादी से पहले इसका नाम हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी, तो ये इसका नाम था। अब इसमें 3 तरीके की बातें होती थी। एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, प्लस सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड, प्लस पार्टनरशिप से रिलेटेड। ये सब बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आया करती थी। फिर बाद में हमने फील किया कि यार जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पूरा एक टॉपिक ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, तो क्यों ना इसे अलग कर दिया जाए। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को यहां से माइनस करके 1930 में बना दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सिमिलरली 2 साल बाद ही हमें फील हुआ कि यार पार्टनरशिप से रिलेटेड भी सेक्शन यहां नहीं होने चाहिए, इनसे रिलेटेड भी एक अलग एक्ट होना चाहिए, तो नाम पड़ा पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब सोचो आपके पास एक किताब है जिसमें 600 पेज हैं। उन 600 में से पहले बीच में से 150 पेज 150 पेजेस मैंने साइड पे फाड़ दिए, फिर उसके बाद 200 पेज मैंने और फाड़ दिए। तो क्या मैं कह सकता हूं पूरी बुक की बाइंडिंग खराब हो चुकी होगी अब तक? भाई सारी बुक की बाइंडिंग तो खराब हो गई अब, हाँ या ना? तो इसका मतलब बुक को एक बार दोबारा से बाइंड करवाने की जरूरत है। यस, यही हमारे लॉ मेकर ने किया। यानी कि आफ्टर 1947, सॉरी इन 1947 जब भारत आजाद हुआ तो जो बचा खुचा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो हमारी पार्लियामेंट ने पास किया। यानी कि रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट was passed by Indian Parliament और वो क्या कहलाया? एंड बिकम, क्या कहा गया?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 ये दिखाता है कि हमने कोई चेंज नहीं मारा, कोई चेंज नहीं मारा हमने, वही था, उसको ही दोबारा से बाइंड करके रख दिया बस। भारत की संसद में क्योंकि ये पास हो गया तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम पड़ गया। 1872 का मतलब है कि कोई चेंज नहीं किया भाई साहब, हमने तो बुक जो फट गई थी बीच में से उसे दोबारा से बाइंड कर दिया, बाइंडिंग की है बुक की बस दोबारा। यहां तक डन का मैसेज दे दो भाई। डन का मैसेज दे दो। लिखने के बाद डन का मैसेज दे दिया, हटा दूं। अगली बात, जब भी मैं डब्बा बनाता हूं ना तो डब्बे का मतलब है पेपर में कोट नहीं करने वाली चीज, मगर ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है हमारा। तो डब्बे का मतलब क्या होगा कि हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। समझ गए डब्बे का मतलब? डब्बा कंटिन्यू करिएगा। अब भी हम लोगों ने सेक्शंस का मतलब भी समझा था, अगर आपको याद हो कि सेक्शन क्या होता है, याद है? सेक्शन क्या होता है, ला 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 ला। हाँ जी, हमने पढ़ा था एक सेक्शन, सेक्शन 96(1). बताइए इसे क्या कहते हैं? सेक्शन 96(1) क्या कहते हैं इसे? सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, सेक्शन 96 सबसेक्शन 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसे पुकारिएगा, सेक्शन 2 ब्रैकेट में H। क्या कहेंगे इसे? सेक्शन 2 सबसेक्शन H नहीं, दिस इज कॉल्ड सेक्शन 2 क्लॉज H है जी। यस, ऐसा क्यों? ये क्लॉज कैसे बन गया? पहले तो सबसेक्शन आता है, तो अब ये क्लॉज कैसे आ गया? उसके पीछे का रीजन समझिए। जब भी कोई कानून बनता है तो उसके अंदर नॉर्मली जब डेफिनेशन डाली जाती है तो डेफिनेशंस का सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन 2 किसी भी एक्ट में डेफिनेशंस को बताता है। अच्छा, जो डेफिनेशंस होती हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि वो डेफिनेशंस जब आप पढ़ते हो तो वो तो पूरे कानून के ऊपर यही डेफिनेशन अप्लाई होती होंगी? जैसे 2H जो है डेफिनेशन बताता है कॉन्ट्रैक्ट की, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज होगा तो उसकी डेफिनेशन कौन सी है? सेक्शन 2H में जो दी गई है। तो यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि 2 ब्रैकेट में H डेफिनेशन को बताता है और वो डेफिनेशन पूरे के पूरे एक्ट के लिए होती है, एप्लीकेबल टू होल एक्ट, तो इसलिए डेफिनेशन के सेक्शन को हमेशा अलग तरीके से पढ़ा जाता है। अलग तरीके से कैसे? उसको कहा जाता है क्लॉज, यानी कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन मिस करके पहले क्लॉज आता है। ये इस बात को दिखाता है कि भैया ये जो पॉइंट है ये पूरे के पूरे एक्ट के लिए है, ये पूरे के पूरे एक्ट के लिए ये अप्लाई होगा। तो इसलिए डेफिनेशन वाले सेक्शन में हमेशा क्लॉज पहले आता है, सबसेक्शन नहीं आता, सेक्शन के बाद क्लॉज आ जाता है, फिर सब क्लॉज। और नॉर्मली क्या होता है? सबसेक्शन फिर क्लॉज। ठीक है ना? तो ये क्या है? सेक्शन 96 सबसेक्शन 1। तो एक सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, एक क्लॉज H सेक्शन 2। बताओ जी, कोई भी दिक्कत?
हटा दूं? मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लिखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 an agreement enforceable by law is a contract। लो जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। अरे भाई साहब बड़ी अजीब डेफिनेशन है भाई साहब। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यप, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि अगर इस डेफिनेशन को समझना है तो मुझे इस डेफिनेशन को तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा और हर पार्ट को अलग करके समझना पड़ेगा, तभी डेफिनेशन समझ आएगी, नहीं तो ये डेफिनेशन समझ नहीं आएगी। दो पार्ट्स लग रहे हैं मुझे, एक एग्रीमेंट, एक एनफोर्सेबल बाय लॉ, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अच्छा, तो मैं कह सकता हूं कि 10 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एन एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इन दोनों चीजों को अगर मैंने समझ लिया तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मुझे क्लियर है। चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। लिख लो जी, यहां तक लिख लो और डन का मैसेज दो मुझे। हटा दूं? तो पहले मैं दोनों का मतलब बताता हूं, आइएगा। पहले एग्रीमेंट का मतलब समझते हैं। लिखिएगा मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? लिखिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज नंबर ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 every promise and every set of promise which forms the consideration for each other is an agreement। लिखो जी, लिखने के बाद डन का मैसेज दो। लिख लो पहले और फिर डन का मैसेज दो।
हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक? हटा दूं? भाई हटा दूं? चलिए, अब हम करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक काम करो, इनफोर्सेबल बाय लॉ करने से पहले हम एक बार एग्रीमेंट का मतलब करते हैं। एग्रीमेंट का मतलब करते हैं। आइएगा, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? लो जी, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट हुआ क्या, समझेगा। ये राम है। राम ने रिया को कहा, हे रिया, मैं तुम्हें अपनी कार देना चाहता हूं, क्या तुम मेरी कार लोगी? मैं तुम्हें अपनी कार देना चाहता हूं, तो क्या तुम मेरी कार लोगी? रिया ने कहा, हाँ, मुझे स्वीकार है। यानी कि राम ने रिया को एक ऑफर दिया था। रिया ने उस ऑफर पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो जैसे ही ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलते हैं, ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस। हम समझने चले थे एग्रीमेंट, बट अभी हम पहुंच पाए हैं कहां तक? प्रॉमिस तक। तो लिख लीजिए, ये क्या बना? प्रॉमिस। लिख लो यहां तक। अब आगे सुनिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। राम रिया के पास पहुंचा और कहा, रिया, मैं तुम्हें अपनी कार देना चाहता हूं। तो राम ने रिया को एक ऑफर दिया। रिया ने कहा, हाँ, मुझे ये कार स्वीकार है। तो यानी कि ये बन गया एक्सेप्टेंस, और ये क्या बन गया? आपका प्रॉमिस। अभी हमने समझा, पर अब कहानी को अगली सीढ़ी पे और लेके आते हैं। रिया ने कहा, राम, इस कार के बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, क्या तुम्हें स्वीकार है? यानी कि रिया ने राम को क्या दिया? एक ऑफर। रिया ने कि मैं तुम्हें क्या देना चाहती हूं? 2 लाख रुपए। राम ने कहा, मुझे स्वीकार है। तो ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस यहां पे भी बना, तो ये क्या बन गया? प्रॉमिस। अब सवाल उठा, कितने प्रॉमिस हो चुके हैं यहां? 2। फर्स्ट प्रॉमिस किसने किया, किसको किया? मैंने कहा जी, राम ने किया, रिया को किया। ओके। सेकंड प्रॉमिस किसने किया, किसको किया? रिया ने किया, राम को किया। ओके। पहला प्रॉमिस राम ने रिया को किया, और सेकंड प्रॉमिस रिया ने राम को किया। क्या मैं कह सकता हूं, राम रिया को कार दे रहा है, बदले में रिया राम को 2 लाख रुपए दे रही है? बदले में। बदले में, ये वर्ड बड़ा कीवर्ड है। बदले में को इंग्लिश में कहते हैं कंसिडरेशन। बदले में को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। यानी कि मैं कह सकता हूं, बोथ प्रॉमिस आर इन कंसिडरेशन, एक दूजे के बदले में है, टू ईच अदर, टू ईच अदर। दोनों प्रॉमिस एक दूजे के बदले में है। दे बोथ प्रॉमिस आर इन कंसिडरेशन टू ईच अदर। यहां तक डन, यहां तक लिखने के बाद डन का मैसेज दीजिएगा। बोथ दीज प्रोमिसेस आर इन कंसिडरेशन टू ईच अदर। ठीक है। अब लॉ कहता है कि अगर 2 प्रॉमिस हो और दोनों एक दूजे के बदले में हो, 2 प्रॉमिस हो, दोनों एक दूजे के बदले में हो, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। 2 प्रॉमिस दोनों एक दूजे के बदले में, तो इसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं।
ठीक है जी, पढ़िएगा। एवरी प्रॉमिस, इसका मतलब है पहला प्रॉमिस। उसके बाद एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब इसके साथ इसके बदले में आने वाला दूसरा प्रॉमिस, जो कि दोनों एक दूसरे के बदले में आए, विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये क्या कहलाता है? एग्रीमेंट कहलाता है। बताओ जी कितना, बताओ जी कोई दिक्कत यहां तक? तो यानी कि एग्रीमेंट का मतलब कम से कम दो प्रॉमिस, और साथ में कीवर्ड क्या जुड़ा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्या जुड़ा हुआ है? इन कंसिडरेशन। इन कंसिडरेशन। क्लियर क्लियर क्लियर। तो लिखिएगा, thus agreement is equal to minimum to promise plus in consideration to each other। मिनिमम दो प्रॉमिस प्लस इन कंसिडरेशन टू ईच अदर। ठीक है जी। एग्जाम में एग्जैक्ट सेंटेंस लिखना पड़ेगा। एग्जैक्ट सेंटेंस तो शायद याद ना कर पाओ रमन, तो जितना नजदीक पहुंच पाओगे उतना फायदा है, जितना नजदीक जा पाओगे, बस सारी गेम उसी की है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो फिर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है अक्षत? तो अभी तक हमने समझा एग्रीमेंट। अब हम दूसरी चीज समझने जा रहे हैं, क्या होता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है। आएगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है ये समझना शुरू करते हैं। लिखिए मीनिंग ऑफ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मीनिंग ऑफ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है? चलिए जी आइए बढ़ते हैं। मैंने कहा जी राम ने रिया को कार दी, रिया ने राम को 2 लाख रुपए दिए। राम ने रिया को कार दी, रिया ने राम को 2 लाख रुपए दिए। लो जी, राम टू रिया कार, रिया टू राम 2 लाख रुपए। ठीक है, इसे भी बॉक्स के अंदर बनाना जी। अब सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 के अंदर क्या हुआ? कार डिलीवर्ड हो गई, रिया ने राम को 2 लाख रुपए नहीं दिए, डिफॉल्ट। और सिचुएशन नंबर 2 में राम ने डिफॉल्ट किया और रिया ने 2 लाख रुपए पेड कर दिए। लो जी, यहां तक डन का मैसेज दे दो, डन का मैसेज दे दो।
चलिए, सिचुएशन नंबर 1 में पहले मुझे बताइए किसके साथ गलत हुआ है। राम ने रिया को कार दे दी परंतु रिया ने राम को 2 लाख रुपए नहीं दिए, तो यानी कि राम के साथ गलत हुआ है। तो अब राम क्या करेगा? हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि अब राम केस करेगा। किसके ऊपर? रिया के ऊपर। तो केस का नाम क्या बनेगा? राम टू स्यू रिया, एंड केस का नाम राम वर्सेस रिया। सिमिलरली दूसरे केस में किसके साथ गलत हुआ है? रिया के साथ। तो रिया क्या करेगी? रिया टू स्यू राम, केस का नाम रिया वर्सेस राम। यहां तक बताइए जी, डन का मैसेज भाई मिल जाएगा, डन का मैसेज मिल जाएगा। चलिए ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं कि भाई साहब यहां पे तो दोनों पार्टीज ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती हैं? यस, दोनों पार्टीज ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती हैं। कब? अगर दूसरी पार्टी डिफॉल्ट करे। फॉर एग्जांपल, रिया डिफॉल्ट करेगी तो राम रिया पे केस करेगा, रिया और राम डिफॉल्ट करेगा तो रिया राम पे केस करेगी। यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करने की इच्छा रखती हैं। केस फाइल किया या नहीं किया ये अलग बात है, बट अगर केस फाइल करने की इच्छा भी है तो दिस इच्छा का होना इज कॉल्ड एज इनफोर्सेबल बाय लॉ। दिस इच्छा का होना इज कॉल्ड एज एनफोर्सेबल बाय लॉ। बताइए जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत? तो ये इच्छा का होना इज कॉल्ड एज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब है इंटेंशन टू स्यू ईच अदर is equal to called as enforceable by law। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? तो आइएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब लिख लेते हैं एक बार। मीनिंग ऑफ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ where in any agreement there is an intention on part of both parties to sue each other in case of default. This is called enforceable by law। लिखो लिखो लिखो। ये 25 बैच इंटर कब से शुरू होगा? 31 जुलाई बेटा।
तो ये हुआ इन्फोर्सेबल का मतलब। हाँ जी, अभी क्लास 1 घंटा चलेगी, 15 अगस्त तक 1-1 घंटा चलेगी क्लास, फिर उसके बाद हम 3 या 4 क्लासेस कर देंगे। इन कंसिडरेशन इन अलग है, कंसिडरेशन अलग है। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में कुछ देना, मतलब बदले में। राम अगर रिया को कार दे रहा है तो बदले में रिया राम को 2 लाख रुपए दे रही है, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। चलिए, रिजल्ट गेमर जी 5-7 अगस्त तक आ जाएगा। हां जी गुप्ता जी, क्वेरी पूछो। अब सवाल उठा, आपके दिमाग में एक क्वेरी यहां पर यह आनी चाहिए कि सर आपने कहा कि इच्छा का होना इज कॉल्ड एज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो हम तांत्रिक हैं, हम भूत प्रेत भगाते हैं, हम वशीकरण करते हैं, हम सौतन से छुटकारा दिलाते हैं, हम कौन हैं? हम कौन हैं? मैंने कहा ऐसा क्यों कहा आपने? आपने कहा नहीं सर, बताओ, कमाल कर दिया आपने। हमें कैसे पता लगेगा कि सामने वाले की इच्छा है या नहीं है? हमें कैसे पता लगेगा कि सामने वाले की इच्छा है या नहीं है? इच्छा का होना या ना होना हमें ये कैसे समझ आएगा? पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता लगेगा कि सामने वाले की इच्छा है या नहीं है। चलो जी देखते हैं, इच्छा का होना या ना होना कैसे समझ आता है। गुप्ता जी यही क्वेरी थी शायद तुम्हारी, लिखेगा इन एवरी कमर्शियल एग्रीमेंट intention to sue shall be presumed। प्री एज्यूम्ड से मिलकर बना है वर्ड प्रिज्यूम्ड। प्रिज्यूम्ड का मतलब होता है हम पहले से ही मान के चलेंगे कि जब भी आप कोई कमर्शियल एग्रीमेंट करने जा रहे हो, कमर्शियल एग्रीमेंट मतलब नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप किराने की दुकान से सामान खरीदने जा रहे हो, आप 3 व्हीलर हायर कर रहे हो, आप कार हायर कर रहे हो, आप बस पे चढ़ रहे हो, आप मार्केट से फर्नीचर परचेज करने जा रहे हो, आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है सामने वाले के लिए वो करने जा रहे हो, कुछ भी सामान वगैरह खरीदने जा रहे हो, ये मान के चलेंगे कि इंटेंशन टू स्यू है, एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करने की इच्छा है, तो फिर यानी कि वो इन्फोर्सेबल होंगे। परंतु अगर कोई सोशल एग्रीमेंट हुआ, इन एवरी सोशल एग्रीमेंट इट इज प्रिज्यूम्ड दैट intention to sue is missing। पर जब भी सोशल एग्रीमेंट होगा तो ये मान के चलूंगा कि जैसे एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करने की इच्छा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करने की इच्छा नहीं है। In enforceable law it is important that both should have committed default। नहीं, डिफॉल्ट करना कहां जरूरी है। इन्फोर्सेबल का मतलब है कि आपकी इच्छा है, बस कोर्ट में केस कर सकते हो। अब डिफॉल्ट होगा या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा ना। आज की डेट में हम देख रहे हैं इच्छा, बस कि इच्छा है कि नहीं, कोर्ट में जाओगे कि नहीं। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ तुम कोर्ट में जाओगे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहां पर फीस जमा कराई, मुझे फीस लेके मैं भाग गया, मैं पढ़ाई नहीं रहा, तो तुम मेरे ऊपर कोर्ट में केस करोगे या नहीं? बोलो गुप्ता जी, करोगे? यानी कि तुम्हारी इच्छा है। अब मैं भागूंगा तभी तो केस होगा। आज की डेट में तो मैं नहीं भाग रहा, मैं पढ़ा रहा हूं, मगर इच्छा तो आज भी है तुम्हारी। समझ आई बात? चलिए, अब सवाल उठा सोशल एग्रीमेंट के अंदर ऐसा क्यों होता है कि इंटेंशन टू स्यू नहीं होती, इंटेंशन टू स्यू मिसिंग होती है। सोशल एग्रीमेंट में ऐसा क्यों होता है? चलिए देखना शुरू करते हैं। भाई साहब, बात है आज से 10 साल पुरानी। मैं सुबह से लेकर शाम तक घर में पढ़ाया, पढ़ाते ही जैसे घर आया, घर आते ही मेरी हाई कमान ने दरवाजा खोला। मुस्कुराहट थी आज उस दिन चेहरे पर, कुछ अजीब सी। मैं समझ गया कि आज कुछ गड़बड़ तो है। खैर, जैसे ही मैडम ने कहा चलिए आइए अंदर आइए,
मैं अंदर गया तो मैडम ने कहा, याद है शादी के वो पहले के वो दिन जब तुम मुझे कहा करते थे कि डार्लिंग मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा हाँ, 10 साल हो गए विवाह को, आज तक कोई छोटी इच्छा मिली नहीं मुझे। कहने लगे आज है। मैंने कहा अच्छा सुनाओ। कहने लगे एक काम करो, मुझे ना गाना सुनाओ मोहम्मद रफी की कोई आवाज में। मैंने कहा बताओ। ये कमाल की बात कर दी, बंदा सुबह 6 बजे से घर से निकले, रात को आके गाना शुरू कर दे। वाह 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 वाह, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैडम ने कहा नहीं 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 नहीं, गाना तो सुनाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई क्या करें यार, क्या करें, समझ ना आया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, डू वन थिंग, तुम भाई थका आ रहा आया हूं, कम से कम मुझे पहले पानी तो दे दो, तुम मुझे पानी दो, मैं तुम्हें गाना दूंगा। ओ, यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ दे रही हैं। यस, तो क्या ये एग्रीमेंट है? यस एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है, ठीक है ना। अब मैडम पानी ले आई, अब मैडम ने कहा गाना सुनाओ। मैंने कहा अरे जाओ, मैं नहीं सुना रहा। सवाल उठा, मैंने गाने से मना कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी वाइफ अब कोर्ट में चली जाए और कोर्ट में जाके जज साहब को कहे कि जज साहब मुझे नहीं पता, अब इस आदमी से गाने गवाओ, और मैं वहां मोहम्मद रफी की आवाज में नए गाने गा रहा हूं, कुंडी मत खड़काओ कि सीधा अंदर आ जाओ, हाँ जी। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? नहीं। क्यों? अरे भाई रिश्ता ऐसा है, हस्बैंड वाइफ, सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, रिश्ते ऐसे हैं। क्लियर? क्लियर बोलो ना। हाँ, यानी कि क्या यहां एग्रीमेंट है? यस। क्या यहां इनफोर्सेबिलिटी है? नो। क्यों नहीं? एज सोशल एग्रीमेंट है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों शर्तें पूरी करनी थी। तो फिर ये क्या हुआ? ये खाली एग्रीमेंट हुआ विच इज नॉट इनफोर्सेबल, एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल। बताओ क्या फायदा? जिस चीज को मैं कोर्ट में नहीं ले जा पाऊं, इनफोर्सेबल मतलब कोर्ट में ले जाना, मैं जैसे कोर्ट में ना ले जाऊं, वो क्या फायदा उस एग्रीमेंट का? तो इस तरीके का एग्रीमेंट कहलाता है बेकार का एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। तो ये कहलाता है वॉइड एग्रीमेंट। कोई दिक्कत? बताओ जी। क्लियर है? अब डब्बा बंद हो चुका है, डब्बे के बाहर लिखेगा कि 10 वी मे कंक्लूड डैट। हाँ जी, हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या? इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कोर्ट में ले जाने की इच्छा रखना। जब आपकी इच्छा है कोर्ट में ले जाने की, दिस इज कॉल्ड इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, पढ़ ले यार, डेफिनेशन पढ़ ले गुप्ता जी, डेफिनेशन पढ़ लो, डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है। पढ़ो क्या लिखा है। वेयर किसी एग्रीमेंट में इंटेंशन है पार्टीज की एक दूसरे के ऊपर केस करने की, ये इनफोर्सेबल बाय लॉ कहलाती है। पार्टीज की केस फाइल करने की इच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि केस फाइल करेंगे, मैंने कहा इच्छा भी है, इंटेंशन भी। अगर हमें कैसे पता लगेगा? कमर्शियल एग्रीमेंट में माना जाता है इच्छा है,
सोशल एग्रीमेंट में माना जाता है इच्छा नहीं है। सोशल एग्रीमेंट मतलब मैं, मेरे पिताजी, मैं, मेरी वाइफ, मैं, मेरा भाई, मैं, मेरी औलादें, ठीक है, मैं, मेरे दोस्त। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट all agreement are not contract। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, बट सारे के सारे एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। वेयर एन एग्रीमेंट does not give rise to legal obligation or enforceability, it becomes void एग्रीमेंट। ये दोनों कंक्लूजन पढ़ के मुझे बताओ क्लियर है? एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है? गुप्ता जी ये क्लास ना दोबारा देखना, क्योंकि आपने क्लास तो रामायण तो पूरी देखी पर आपको ये नहीं समझ आया सीता कौन थी। हाँ जी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। क्या मैं कह सकता हूं सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है? कैसे? क्योंकि मैंने कहा जी, ब्रैकेट में लिखना, कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों से बनता है? दो चीजों से, पहला एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये दो चीजों से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट होते ही होते हैं, यस। बट क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट भी होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ना बन पाए? यस। कौन सा एग्रीमेंट ऐसा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ना बन पाए? फॉर एग्जाम्पल सोशल एग्रीमेंट। अभी तो हमने बात की कि सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, वो बेकार का एग्रीमेंट बन जाता है। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वो इनफोर्सेबल नहीं होता, उसमें इंटेंशन टू स्यू नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करने की इच्छा नहीं होती है। ठीक हो गई इतनी बात भी? अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें इंटेंशन टू स्यू नहीं है, यानी कि इनफोर्सेबिलिटी नहीं है, दूसरे शब्दों में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कोर्ट में ले जाने की इच्छा नहीं है, तो वो क्या बन जाता है? वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। अभी तो हमने पढ़ा, ठीक है। अब आज की क्लास का एक आखिरी पॉइंट अब आपके सामने प्रेजेंट है, बॉक्स के अंदर रखना। मुझे यह बताना, क्या मैरिज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? इफ मैरिज इज इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या मैरिज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बोलो हां या ना। सोचो जी, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो। क्या मैरिज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यस और नो? चलिए,
अब मैरिज अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो भैया दो शर्तें हैं, दो शर्तें पूरी करवा दो। पहला, क्या मैरिज के अंदर एग्रीमेंट होता है? क्या मैरिज के अंदर एग्रीमेंट होता है? भाई साहब हमारी क्लास में गुप्ता जी बैठे हैं, मान लीजिए गुप्ता जी का दिल आ गया है किसके ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर? श्रद्धा कपूर के ऊपर। वो जो है नहीं शक्ति कपूर की बेटी, आओ, हाँ जी। तो श्रद्धा कपूर के ऊपर गुप्ता जी के हमारे क्लास का दिल आ गया है। अब गुप्ता जी ने उसे कहा श्रद्धा को, हे श्रद्धा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, श्रद्धा क्या कहेगी कि गुप्ता ऐसा है, तू ही कर ले, मैं तो नहीं कर रही। क्या ऐसा कहेगी श्रद्धा? नहीं भाई, अगर विवाह होना है तो आग दोनों तरफ लगी होनी चाहिए, बोलो ना हाँ। तो क्या श्रद्धा भी ये कहेगी हाँ गुप्ता मुझे भी तुम स्वीकार हो? यानी कि इसने एक वादा किया, इसने भी एक वादा किया, तभी तो मैरिज होगी। पंडित जी क्या करेंगे? अकेले गुप्ता जी फेरे लेंगे क्या? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलाय तनो हरि, ऐसा होगा क्या? नहीं, दोनों फेरे लेंगे ना। अरे बोलो ना हाँ। तो इसका मतलब है क्या भाई, दोनों की कंसेंट होनी चाहिए विवाह के लिए। यस, तो यानी कि एग्रीमेंट है। यस, दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं तभी तो एग्रीमेंट बनता है। ओके, एग्रीमेंट तो है। अब क्या यहां पर इन्फोर्सेबिलिटी है? इन्फोर्सेबिलिटी है, देखते हैं। विवाह वाला दिन था, श्रद्धा कपूर साड़ी के जोड़े में एकदम तैयार बैठी थी। इतने में गुप्ता जी का कॉल गया श्रद्धा के पास कि श्रद्धा मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या यहां चोट नहीं लगी होगी श्रद्धा के? बोलो, क्या श्रद्धा के यहां पर चोट नहीं लगी होगी? लगी होगी, बिल्कुल लगेगी। तो फिर श्रद्धा गुप्ता जी को कोर्ट में लेके जाएगी। तो इसका मतलब श्रद्धा केस करेगी। सिमिलरली श्रद्धा मना कर दे तो क्या लौंडों के यहां, लड़कों के यहां दिल नहीं होता? मतलब यहां क्या किडनियां होती हैं? नहीं, यहां पे दर्द होगा गुप्ता जी को भी। यस, श्रद्धा ने मना कर दिया तो फिर गुप्ता जी भी कोर्ट में जाएंगे। यानी कि इंटेंशन टू स्यू है, एग्रीमेंट भी है। अच्छा सर, फिर हस्बैंड वाइफ वाले में क्यों नहीं था? भाई वो हस्बैंड वाइफ थे, ये बने नहीं है भाई। ये रिश्ता अभी क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी हुआ थोड़ा ना रिश्ता। तो तुम तो ऐसे लड़की को शादी के जोड़ों में तैयार करके घोड़ी लेके भाग जाओगे रास्ते से। तो इसलिए तुम्हें डिसिप्लिन में रखना जरूरी है। तो इसलिए इन्फोर्सिबिलिटी है। कन्या वाले कोर्ट में केस कर देंगे अगर इस तरीके से वादा तोड़ा तो क्या मैरिज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यस, दस it is a valid contract. जी कोई दिक्कत? चलो जी, तो आज हम इतना ही करेंगे। अभी एक एक घंटे की क्लास 15 अगस्त तक चलेगी, जब तक 4 क्लासें एक हफ्ते में शुरू ना हो जाएं। उसके बाद तो अभी एक एक घंटे की आराम आराम से क्लासेस लेंगे हम। ठीक है जी, कोई डाउट आज की क्लास में? कोई भी डाउट? चलो जी, गुड वन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।